हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर, है ना, पिछली क्लास के अंदर हमारा जीरो पिछली क्लास के अंदर हमारा जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 2 आया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग जीरो टू हीरो का पार्ट 3 करेंगे। और ये YouTube के इतिहास में यहां इस चैनल पर ऐसी पहली वीडियो है जिसके अंदर आपको इंग्लिश में कराई जाती है। मतलब आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों एक साथ मिलाकर कराई जा रही है। यह YouTube के इतिहास में पहली बार है ऐसा, वरना आप लोग पढ़ चुके होंगे, YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे। ठीक है, तो है ना, हम आज कौन सा टॉपिक करेंगे? हमारा आज का टॉपिक वही चलेगा, कौन सा? ये वाला IED, भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 2, इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, और जो हमारा जीरो टू हीरो बैच चल रहा है, इसका पार्ट 3 है। आज का जो हमारी वीडियो है वो पार्ट 3 है जीरो टू हीरो बैच की। हमारा हीरो टू जीरो निकल रहा है बार बार। जीरो टू हीरो बैच की पार्ट 3 वीडियो और चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम इस टॉपिक को आज करेंगे। हमारा जो आज का है, प्रॉब्लम अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर समस्या क्या नजर आई, क्या क्या समस्या नजर आई? ठीक है, इंक्रीज इन डिस्प्रेट बिटवीन स्मॉल और बिग फार्मर। मतलब जो अमीर है, अमीर फार्मर थे और गरीब फार्मर थे, उसके बीच का डिफरेंस और बढ़ गया। ओनली बिग फार्मर कुड अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट, क्योंकि उनके पास पैसे होते थे। मैक्सिमम बेनिफिट कौन उठा पाया? हमारे देश के जो अमीर फार्मर्स थे, उन्होंने हमारे क्या करा? मैक्सिमम बेनिफिट उगाया। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, HYV सीड्स क्रॉप पॉन टू पेस्ट अटैक, फार्मर हु एडॉप्टेड दिस टेक्निक लॉस एवरीथिंग। पेस्ट अटैक मतलब जब कीड़े मकोड़ों का अटैक पड़ता था ना खेत पर, जब कीड़े मकोड़ों का अटैक पड़ता था खेत पर, तो जो किसान है वो अपना सब कुछ क्या देते थे? खो देते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे दवाई ववाई छिड़कने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर एंड आल्सो प्रोवाइड सब्सिडी। सरकार ने क्या करा? जब प्लान चालू करा तो गरीब लोगों को सब्सिडी देनी चालू करी और सस्ते दामों पर लोन देना चालू करा। गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन रिसर्च इंस्टीट्यूट विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक फॉर वर्किंग आउट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सरकार ने सॉल्यूशन पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चालू कर दिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। देखो, मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरे को अभी यूट्यूब से कुछ मिल नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा अभी मेरे को यूट्यूब से। मैं आप लोगों को चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोगों की बदौलत तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। हरित क्रांति के अंतर्गत समस्याएं, क्या क्या समस्या थी? जो छोटे किसान थे वो और छोटे रह गए, अमीर किसान और अमीर हो गए, क्योंकि डिफरेंस बढ़ गया। अमीर किसानों के पास पैसा था नई नई टेक्नोलॉजी लेने का। कीट महल जोखिम, जो कीड़े मकोड़े के जो अटैक पड़ते थे, उसमें जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो सारी खराब हो गई। उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती थी, गरीब थे। छोटे किसान को सरकार ने कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करा, सब्सिडी प्रदान करी। सरकार शोध संशोधन के लिए पैसा खर्च करने लग गई। तो ये क्या थी? समस्या थी। फिर अब इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी क्या है ये देखो, ये पता होना चाहिए सब्सिडी क्या है। सब्सिडी
मतलब इसे बोलते हैं आर्थिक सहायता। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक सहायता बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? आर्थिक सहायता। अब इसमें आर्थिक सहायता में क्या है? जैसे मान लो ये दीपक सर हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं, गरीब किसान। ठीक है, गरीब किसान, और ये देश की सरकार है। जो देश की सरकार होगी, सरकार ने क्या करा? दीपक सर को आर्थिक सहायता प्रदान करी, सब्सिडी प्रदान कर दी। ये सब्सिडी अगर प्रदान कर दी जाएगी तो क्या होगा? सब्सिडी प्रदान करने से जो मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं उत्पादन करने लग जाऊं। मतलब एक तरीके से क्या होता है? सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता, सरकार की तरफ से एक हेल्प। जैसे सिलेंडर, तुम सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है ना? मिलती थी पहले। फिर राशन मिलता है, वो भी एक तरीके से क्या है? सब्सिडी है। समझ में आ गया? तो सब्सिडी क्यों जरूरी है? फार्मर को इनकरेज करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी वो खरीद सके, टू इंक्रीज फार्मर परचेजिंग पावर, उनको पैसा देना जिससे वो अच्छा सामान खरीद सके, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ सके और वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद सके। टू ब्रिंग इक्विटी एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों के बीच में क्या था? वो जो अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्या हो सके? बराबर हो सके। क्या हो सके? इक्विटी हो सके, बराबर हो सके। ठीक है, फिर मार्केट सरप्लस इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, मतलब फायदा हो और वो क्या कर सके? आगे अपना सामान जाके बेच सके। फिर ये देखो क्या लिखा है? विल वर्क फॉर फूड, ये खाना खाने के लिए काम करते हैं। नीड सब्सिडी फॉर प्रोडक्ट, इन्हें क्या चाहिए? सब्सिडी चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने के लिए। और इन्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए। एक भूखा है, मैं भूखा हूं, किसका? सब्सक्राइबर का, है ना? सब्सिडी रेफर टू अवेलेबल ऑफ इनपुट टू लोअर प्राइस, सब्सिडी का मतलब है कि लोअर प्राइस पर सामान क्या हो जाता है? मिल जाता है। सब्सिडी के महत्व, किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, जरूरी सामान खरीदने के लिए, है ना? किसानों द्वारा ब्याज में बेचा जाता है। अब इनसे क्या होगा? अच्छा सामान उत्पादन हो जाएगा और कहां पर बेचा जाएगा? मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, नए खेल स्टेडियम खोलने के लिए इन्हें पैसे की जरूरत है, इसे खाने के लिए काम करूंगा। ठीक है, एक होता है ना पेट पहाड़ होता है, वो पेट जो हमारा पहाड़ है ना, कोई भी इंसान काम क्यों कर रहा है? मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना? आप लोग यहां पढ़ रहे हो, आपके पापा काम कर रहे होंगे, है ना? तो ये जो हमारा पेट है ना, पेट हमारा पहाड़ है। इस पहाड़ी पापी पेट के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है ना? फिर उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी तक तो था हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अभी तक हमारा क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कृषि सुधार, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसमें क्या करा गया? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में तुमने देखा, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या था कि लैंड रिफॉर्म करा गया, लैंड रिफॉर्म करा गया, है ना? टेक्निकल रिफॉर्म करा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, है ना? इसके अंदर फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद सब्सिडीज लेकर आए, है ना? फिर आता है तुम्हारा ये लैंड रिफॉर्म हो गया। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, अब क्या आता है? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आता है, मतलब औद्योगिक सुधार। औद्योगिक आर्थिक सुधार में दो तरीके के सुधार करे गए, कृषि सुधार, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। एक था कृषि सुधार ये वाला, और एक करा गया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या है? लैक ऑफ कैपिटल, मनी अंडरटेक
investment as Indian national not have the capital invest the public sector played the major promoting industry। मतलब इसके अंदर ये बोला कि ये जो हमारा भारत है ना, इसमें जो कैपिटल इंडस्ट्री थी, इसमें जो कंपनियां थी, उद्योग थे, इंडस्ट्री थी, कौन सी इंडस्ट्री? प्राइवेट। इन प्राइवेट इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हमारे देश की इकोनॉमी को रन कर सके। ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी को रन कर सके। इसीलिए भारत की सरकार ने ये देखा कि हमारा देश जो बनेगा वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड करा दिया भारत को। मतलब सरकार ने क्या बोला कि हमारे देश का जो मेजर रोल होगा वो उसमें किसका रोल होगा? सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा रोल होगा, है ना। फिर ग्रोथ, सोशल जस्टिस, समाज का विकास हो सके, बिल्कुल सही तरीके से विकास हो सके। प्राइवेट सेक्टर एक्टेड द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट सेक्टर एंड कॉम्प्लीमेंट्री कोर इंडस्ट्री रिक्वायर्ड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर जस्ट प्ले द सेकेंडरी रोल। मतलब जो प्राइमरी रोल था वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया, सेकेंडरी रोल किसको दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को। देखो, औद्योगिक विकास की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को फर्स्ट मिला और निजी क्षेत्र को सेकंड रोल मिला। बोला सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि करी जाएगी, सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि करी जाएगी। ये देखो, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ये रहे, ये निजी क्षेत्र के बैंक ये रहे, है ना। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया 1956 में, 1956 में जो रिफॉर्म आया उसके अंदर क्या काम करेगा? उसके अंदर 3 तरीके से काम करेगा। पहला, ऐसी इंडस्ट्री खोली जाएगी, मतलब देश के अंदर जो इंडस्ट्री खुलेगी वो सिर्फ कौन खुलेगा? पहला, सिर्फ सरकारी, मतलब पब्लिक कंपनी खुलेगी। सरकार ने जो रिफॉर्म करा, रिफॉर्म में पहला पॉइंट ये रखा, देश के अंदर, भारत के अंदर कंपनियां जो खुलेगी, इंडस्ट्री जो खुलेगी वो सरकारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा खुलेगी। ठीक है। दूसरा, शेड्यूल बी इंडस्ट्री ओन्ड बाय द बोथ, अगर कुछ बच गया तो वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स होकर खुलेगी। पहली जितनी भी कंपनी खुलेगी सारी सरकारी, दूसरा दोनों मिक्स होकर खुलेगी। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो कौन खुलेगा? प्राइवेट, मतलब निजी। ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ, उस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर सरकार ने 3 बातें बोली। देश के अंदर जितनी भी कंपनी खुलेगी सारी सरकारी, उसके बाद बच गया तो सरकार और प्राइवेट मिक्स होकर खुलेगी। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो कौन खोलेगा? वो जो उसके बाद अगर बच गया तो वो कौन खोलेगा? दोनों वो अकेला प्राइवेट इंसान खोलेगा। ठीक है। फिर सारी सरकारी, सरकारी प्लस प्राइवेट, और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो प्राइवेट। फिर इसके ऊपर रोक लगाया गया। रोक लगाने के लिए क्या करा? लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी खुलती है, ठीक है, ठीक है, तो उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य है। रूल और रेगुलेशन के द्वारा प्रिंसिपल पॉलिसीज को पूरा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? लाइसेंस मिलेगा। फिर ऐसे ही देखो, इसमें बोला सरकारी स्वामित्व वाले, सरकारी, निजी और सरकारी दोनों खुलेंगे और फिर निजी खुलेंगे। जो ये खोलेगा उसे क्या? लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ठीक है, लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है? नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड टू बी सेटअप अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी नहीं खुलेगी, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं खुलेगी जिसने लाइसेंस नहीं ले रखा। अब लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। ठीक है। द पॉलिसी वॉज इश्यूड फ्रॉम प्रमोटिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन बिकॉज इट इज easier obtained to license the industrial unit
मतलब ये लाइसेंस लेना अनिवार्य है इसलिए कर दिया, जो बैकवर्ड इलाके में अगर कंपनी खोलेगा तो उसे लाइसेंस जल्दी मिल जाता, तो बैकवर्ड इलाके को पुश करने के लिए, बैकवर्ड इलाके, पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाने के लिए ये लाइसेंस ला दिया। इवन इंडस्ट्री टू बी ऑब्टेन लाइसेंस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन, लाइसेंस इसलिए लेकर आए जिससे वो क्या कर सके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग सामान का उत्पादन कर सके। मतलब लाइसेंस लाना क्यों जरूरी कर दिया, देखो पहले क्या था, अगर लाइसेंस नहीं लाते तो धड़ाधड़ धड़ल्ले से कंपनी खुलती रहती। उसको रोक कर लगाने के लिए क्या करा, हमारे देश की इंडस्ट्री को, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री उस समय खुल रही थी, उसका बचाव करने के लिए लाइसेंस लेकर आए कि यहां पर अगर कोई उत्पादन करेगा तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसमें 2 कंसेशन भी दिया कि अगर कोई पिछड़े इलाकों में जाएगा तो उसे टैक्स हॉलीडे, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें छूट मिलेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगी। ठीक है, तो लाइसेंस क्यों लेकर आए, पिछड़े इलाकों में ज्यादा से ज्यादा कंपनी खुल सके, इसीलिए लाइसेंस लेकर आए। ठीक है, देखो फिर औद्योगिक लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंस लेकर आए। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी नए उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं थी, सरकार ने अनुमति नहीं दी। इस नीति का उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में, अगर कोई पिछड़े क्षेत्रों में जाकर खोलता है तो उसे लाइसेंस आसानी से मिलने लग गया, टैक्स में छूट मिलने लग गई। ठीक है, बिजली में कटौती होने लग गई, बिजली बिल कम देना पड़ता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, उत्पादन में विस्तार हुआ और विविधीकरण आया, मतलब उत्पादन बढ़ गया और अलग अलग सामान का उत्पादन होने लग गया। ठीक है, फिर आया है इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज गिवन, इंडस्ट्रियल कंसेशन वॉज, मैंने बोला टैक्स बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, है ना। तो अगर कोई कंपनी पिछड़े इलाकों में जाती थी, कंपनी खोलने के लिए कोई व्यवसाय पिछड़े इलाकों में चालू होता तो लाइसेंस मिलता था, उसे टैक्स में भी छूट और इलेक्ट्रिसिटी में भी छूट मिलती थी। ठीक है, क्यों, प्रमोट रीजन इक्वालिटी, क्यों करा गया, जिससे समानता आ सके, है ना। अब देखो ये रहा, व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर कंसेशन, जैसे ग्रांट हो गया, यील्डिंग हो गई, बहुत सारी चीजें है कंसेशन, है ना। अब देखो औद्योगिक रियायती क्या थी, टैक्स में छूट दे दी, ये लिखा हुआ है ना, बिजली में छूट हो गया, टैक्स कम देना पड़ता था। ठीक है, बराबर हो गया। रियायत के लिए क्या क्या शब्द हैं, जैसे सब्सिडी दे देना, सरकार झुक गई, अनुमति देना, स्वीकार करना, ये सारी चीज क्या है, बहुत सारे कंसेशन, सिर्फ 2 ही नहीं, ये सारे पॉइंट आए थे कंसेशन के अंदर, है ना। अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग। SSI बेनिफिट रेफरेंस द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, अलाउ द असेट यूनिट एज प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और द 1 करोड़। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के आसपास है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती थी। ये जो है लेबर इंसेंटिव होते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलता है ना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिवर्स द इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। इट आल्सो कंसिडर द लोअर एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पर लोअर रेट में सामान मिलने लग जाता है। ठीक है, क्रेव कमेटी पॉसिबल द यूजिंग स्मॉल स्केल प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, रूरल इलाकों को डेवलप करने के लिए करा गया। अब देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले क्या बोला, लेबर इंसेंटिव। दूसरा वो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ये जो है आसानी से हस्तांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लो आज यहाँ पर हमने किराया बढ़ा दिया, तो हम यहाँ से कहीं से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है ना। इसमें लो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, कम पैसों में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कम पैसे में इंडस्ट्री चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो छोटा हो, 1 करोड़ से कम का हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, कम पैसे में वो चालू हो जाता है और उसमें गतिशीलता पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। यही देखो SSI, छोटे पैमाने को उद्योग 1 करोड़ से कम होगा, श्रम ज्ञान होता है, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये कई उत्पादों को आरक्षित देते हैं, मतलब जो सरकार नहीं कर पाती वो ये काम करने लग जाते हैं। इनका उत्पादन शुल्क दर, ऋण, बहुत सारी रियायतें मिल जाती है, सरकार इन्हें छूट भी देने लग जाती है, सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड करा देती है इन्हें। ठीक है,
फिर आता है ट्रेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी बोलते हैं इसे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एम टू रिप्लेस इंपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का मतलब यह है, हम विदेश से जो भी कोई सामान मंगा रहे हैं उसे विदेश से ना मंगाकर अपने देश में ही उत्पादन करना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अपने देश में उत्पादन करना। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंपोर्ट कैन बी, प्रोटेक्शन करा गया। क्यों करा गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी? जो अभी थोड़ी देर पहले ये हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाई, हमारे देश के अंदर बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलने लग गई। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलने लग गई, फिर क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो खुलने लग गई, फिर क्या हुआ? स्मॉल स्केल खुलने के बाद अगर इंपोर्ट कराने लग जाते, विदेशों का सामान दोबारा आ जाता। जब विदेशों का सामान आ जाता तो कंपटीशन हो जाता, हमारी कंपनी दोबारा बंद हो जाती। उस कंपटीशन से बचाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लेकर आए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंदर क्या था? ना तो विदेश से सामान आएगा, विदेश से जो सामान आता था वो अपने देश में ही तुम उत्पादन करोगे। ठीक है, फिर टैरिफ रेट कम होता था। टैरिफ रेट क्या कर दिया? बड़ा, अगर कोई विदेश से सामान लेकर आएगा टैक्स बढ़ा दिया, जिससे विदेश से सामान ही ना आए। कोटा फिक्स कर दिया कि तुम इतना ही सामान लेकर आओगे, इससे ज्यादा लेकर नहीं आओगे। ठीक है, बॉट टूल हेल्प रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आई। मतलब सीधा सीधा आयात प्रतिस्थापन नीति, वो नीति है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। वो पॉलिसी है जो विदेश से तुम सामान मंगाते हो, विदेश से सामान ना मंगाकर अपने देश में उत्पादन करोगे। इससे क्या होगा? तुम्हारा विदेश से कंपटीशन नहीं हो पाएगा। जब कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे देश की इंडस्ट्री सरवाइव करेगी, बचेगी। वही लिखा हुआ है, देखो कोटा फिक्स कर दिया, आयात प्रतिस्थापन नीति। ऐसे आयात घरेलू उत्पादन में बदलना, विदेश से जो सामान मंगाते हो वो यहां पर बदलना। टैरिफ के माध्यम से आयात वस्तु पर कर है, टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे आयातित वस्तु जो है विदेश से जो सामान मंगाते हैं उस पर क्या हो गया? कर बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, तो आना सामान आना बंद हो गया। कोटा फिक्स कर दिया कि तुम इतना ही सामान मंगा सकते हो, विदेश से कोई सामान मंगाओगे तब भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। उपकरण आयात पर प्रतिबंध करने से क्या हुआ? अगर पूरी तरीके से जब आयात पर प्रतिबंध हो गया तो विदेश से सामान आना बंद हो गया। हमारे देश के संरक्षण को, हमारे देश की एसएसआई को संरक्षण मिल गया, बचाव हो गया, वो सेव कर गए। ठीक है, अब देखो खत्म हो गया। लेकिन जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है ना, पॉलिसी, इसमें कुछ कमी है। क्या? देखो कंपटीशन खत्म हो गया। जब कंपटीशन खत्म हुआ तो जो हमारे देश की जो गुड्स है वो अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की नहीं बन पाई। जो हमारे देश की जो गुड्स है वो गुड क्वालिटी की, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाया। कंपटीशन क्या हो गया? बंद हो। क्योंकि देखो दो क्लास में कॉम्पिटिटर होते हैं, तो क्या होता है? हम आगे जाने की कोशिश करते हैं ना, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। जैसे मान लो इस पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा है कॉमर्स का या आर्ट्स का, और वो बच्चा फेल हो गया, फिर भी तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट ही कहलाएगा, फिर भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट ही कहलाएगा। तो वही बात यहां पर है। ठीक है, तो हमने हमारा जो था, हमने दो टॉपिक कर लिए चैप्टर 2 के अंदर। मेन दो चीज है क्या? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के अंदर क्या चीज हुआ? हमारा लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म, और क्या करा गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये करे गए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर सरकार ने बोला पहले सारी कंपनी कौन सी खुलेगी? सरकारी, मतलब पब्लिक। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक प्लस प्राइवेट, फिर उसके बाद खाली प्राइवेट। और अगर कोई प्राइवेट खोलता है तो उसे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर इसी के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लेकर आए, विदेश से कोई सामान नहीं आएगा, अपने देश में ही उत्पादन होगा। ठीक है, ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये था हमारा इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में मैंने तुम्हें बताया, 5 ईयर प्लान के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि एम्प्लॉयमेंट,
जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस जैसे, मतलब रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना, जीडीपी विकास, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता, इन 4 कामों के लिए पंचवर्षीय योजना लेकर आए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर। उस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी 1951 से चालू हुई थी, ठीक है। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना थी, फिर आया 1951 से 56 में 56 तक चला, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। जो लास्ट की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12th 5 ईयर प्लान, वो 2012 में आया और 2017 तक चला। इसके बाद 5 ईयर प्लान बंद कर दिए गए, इसके बाद 5 ईयर प्लान क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। ये जो पंचवर्षीय योजना बनाते थे वो कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन। और अब इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। समझ में आ गया। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, 1951 में, 56 तक चली, 5-5 साल का गैप था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, लास्ट पंचवर्षीय योजना कब आई हमारी, 2012 से 2011 में। 12वीं योजना 2012 में आई, तो उससे पहले 11वीं योजना। इस तरीके से तुम लोग याद करोगे पंचवर्षीय योजना कब आई, ये सब पेपर में नहीं आता। बस हाँ, पंचवर्षीय योजना क्यों आई तो ये लिखना है सब में, कोई सी भी पंचवर्षीय योजना आ जाए सब में यही लिख दो, ठीक है। तो हमारा जो था टॉपिक वो हमारा 5 ईयर प्लान के अंदर ये सारी चीज हुई। और अब देखो हमारे दोबारा कह रहा हूं, आप लोग यहां से पूरी वीडियो अगर पढ़कर जाओगे, पूरी वीडियो, इससे बाहर कुछ, अभी तो मैंने चालू ही करा है, अभी मैंने ना सच बताऊं तो अभी बस मैंने चालू करा है। इसके बाद धीरे धीरे, अभी मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, वो खत्म होने के बाद धीरे धीरे और मैं टाइम दूंगा स्टूडेंट्स को, और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा। फिर उसके बाद हमारी मैराथन क्लास चलेगी कि 1 शॉट के अंदर पूरी बुक खत्म, ऐसा भी हम शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से हमारा 11th क्लास का ही बैच आने वाला है, 14 तारीख 15 तारीख के आसपास से, मतलब अगले मंडे से आ जाएगा। और उसके बाद हमारी बिजनेस की भी क्लास आने वाली, सारी क्लास आपको यहाँ पर धीरे 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 मिलने लग जाएगी आप लोगों को। बस क्या है, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा यहां पर जल्दी से जल्दी हमारे 10K सब्सक्राइबर कराइए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 10K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो सके। फिर उसके बाद जो ज्यादा से ज्यादा यहां पर शेयर करेगा, ठीक है, मैंने आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, 9582950880। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या, इस पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाले हैं जिसके अंदर नोट्स अपडेट होते रहे, ठीक है, नोट्स भी मिलते रहेंगे आपको। समझ में आ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।